हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रेपकर में। प्रेपकर यानी क्रैक कर, जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे सभी साथी। हम बात कर रहे थे जीएसटी की। चैप्टर नेम नहीं बदलवाया मैंने, आई एम सो सॉरी, उसका नाम बदलवा दूंगा मैं। हम बात कर रहे थे जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, वस्तु एवं सेवा कर की। वस्तु एवं सेवा कर में हम पिछली क्लास में जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि सर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अधिनियम कैसे बना, और अंततः हम इस बात पर आकर रुक गए थे। लास्ट में हम इस बात पर आकर रुक गए थे कि 8 सितंबर 2016 को, कब, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। कौन से पर करिए गए? 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर। 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये क्या बन जाता है, और ये हस्ताक्षर के बाद, और ये हस्ताक्षर होने के बाद जब राष्ट्रपति फाइनल इसका हस्ताक्षर कर देता है, गैजेट ऑफ इंडिया में आ गया ये 12 सितंबर को। 12 सितंबर को गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया गया। गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित कर दिया गया। इट वॉज पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 12th of September 2016। और जैसे ही 12 सितंबर 2016 को ये गैजेट ऑफ इंडिया में आता है, वैसे ही ये बन जाता है 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। तो मेरे प्यारे लाडलों, यदि जीएसटी के लिए आपको पूछ लिया जाए कि सर अधिनियम कौन सा है, जीएसटी के लिए अधिनियम पूछ लिया जाए तो अधिनियम बताना 101वां। यदि विधेयक पूछ लिया जाए तो विधेयक बताना 122वां। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? चलो, अब क्या हुआ, इस संविधान संशोधन अधिनियम में एक विशिष्ट बात थी। विशिष्ट बात क्या थी? इसकी लागू होने की तिथि या लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। इस अधिनियम में लिखा गया था, इट वॉज रिटन इन दिस एक्ट ओनली दैट गवर्नमेंट इन सेंटर, गवर्नमेंट इन पावर कैन इम्प्लीमेंट वेन एवर दे वांट। जब भी केंद्र सरकार चाहेगी या जब जब केंद्र सरकार इस पूर्ण अधिनियम को लागू करना चाहेगी, उस दिन से ही वह लागू हो जाएगा जिस दिन केंद्र सरकार इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करे। जिस दिन इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगी, उसी दिन यह अधिनियम लागू हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ अब हुआ यूं कि इस अधिनियम से प्रभावित एक अनुच्छेद था, एक अनुच्छेद बना, उनके बारे में भी विशेष चर्चा करेंगे। एक अनुच्छेद बना 279A, अनुच्छेद 279A। अनुच्छेद 279A क्या था? ये क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन के भीतर
इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन के भीतर 60 दिन के भीतर जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाएगा। जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाएगा। विदिन 60 days of passing or implementing this act, President has to formulate GST Council. क्लियर मेरी बात? इतनी बातें क्लियर? और इसलिए 12 सितंबर 2016 को, मैंने आपको बताया कि 12 सितंबर 2016 को अधिसूचना जारी करी। गैजेट ऑफ इंडिया में आना मतलब अधिसूचना जारी करना, मतलब इट वॉज इम्प्लीमेंटेड। तो 12 सितंबर को केवल 12वां भाग लागू हुआ और इसीलिए जीएसटी परिषद का गठन किया गया। इसीलिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। 16 सितंबर 2016 को 101वां संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के पूर्ण रूप भारत में लागू कर दिया गया। पूर्ण रूप लागू कर दिया गया। एंड फाइनली ऑन 16th of September 2016 101st Constitutional Amendment Act was implemented एक जुलाई 2017 से जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। जीएसटी संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। एंड ऑन 1st of July 2017 जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। आज अपनी क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज अपना कोर्स खत्म होने वाला है, तो उस चीज़ के लिए तैयार हो। और क्वेश्चंस भी देने मुझे, हाँ मैं भूल गया, क्वेश्चंस भी मैं डलवा दूंगा। आज आपका कोर्स खत्म होगा, 1.5-2 घंटे की क्लास लेकर चलेंगे अपन। पहले जीएसटी खत्म करते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो बेटा ये है जीएसटी, ये है जीएसटी। तो कई सालों के गहन अध्ययन के बाद जीएसटी बेसिकली लागू होता है भारत में। अब समझना, हमने ये बताया कि जीएसटी में बहुत सारे, जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी, कल मैंने आपको करों के 2 प्रकार बताए थे, तो उसमें से जो अप्रत्यक्ष कर बताया था, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। पहली बात, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? ये तो सर आपने बता दिया। दूसरा, जीएसटी एक एकीकृत कर है। एक एकीकृत कर है, मतलब एक राष्ट्र एक कर थीम पर आधारित है। थीम पर आधारित है। ठीक है जी। अगला, जीएसटी गंतव्य आधारित कर है। कल भी शायद हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि गंतव्य आधारित कर क्या होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स,
सर जी और कोई क्लास नहीं होगी ऐप पर? आज होगी ना, कल भी हुई थी बेटा, कल रीजनिंग की मेरे बाद में हुई थी। असल में क्या है देखो, पॉलिटी तुम्हारी खत्म हुई, आज हिस्ट्री की आपकी 2 घंटे की क्लास है, हिस्ट्री की 2 घंटे की क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी आधुनिक भारत खत्म हो चुका है। मेडिवल आज सर खत्म कर देंगे 2 घंटे की क्लास लेकर, आज 2 घंटे की क्लास लेकर मेडिवल आपकी खत्म कर देंगे और कल से चालू हो जाएगी एंशिएंट। कब से? कल से चालू होगी एंशिएंट आपकी हिस्ट्री में। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में कल सर स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश टॉपिक, आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी वो करवा रहे थे मैथ्स के अंदर। रीजनिंग आपकी 5 बजे चल ही रही है, रीजनिंग आपकी 5 बजे चल रही है। इको आपकी कंप्लीट हो चुकी, इको आज अपन कंप्लीट करवा देंगे। पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो चुकी, स्टैटिक जीके आपकी कंप्लीट हो चुकी। अब बचा क्या आपके पास? बची इंग्लिश, बची ज्योग्राफी, बची ये बची। ये 2 नए सब्जेक्ट अभी खुलेंगे। सबसे पहले कल आपका एंशिएंट चलेगा, हिस्ट्री पहले क्योंकि बड़ी पोर्शन है, आपको रिवीजन करने में भी टाइम लगेगा। इको खत्म होने के बाद यहां पर आपको साइंस दे दूंगा, जहां तक है साइंस देने की कोशिश करूंगा, साइंस, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आपका साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी ये 3 और रह रहे हैं जो लगभग 20 दिन लेंगे, और बाकी ये सारा कंप्लीट हो ही चुका है, तो टेंशन इस बात की नहीं है। हिंदी आपकी मिसिंग है ना, हिंदी फिर 25 दिन लगेंगे, हिंदी, ठीक है जी। तो इस तरीके से चल रहा है। हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर ली जीके जीएस में। मैथ्स भी सर कह रहे थे कि सर और मेरे को थोड़े दिन लगेंगे, मतलब 7 दिन और लगेंगे, मैथ्स डीआई वाला अपन कंप्लीट कर लेंगे। रीजनिंग में भी टाइम गैप कम ही बचा है, मैं आपको या तो सर से बात करके डिटेल लिख के बता दूंगा आपको कि कितने कितने दिन और कौन कौन सी, या मैं सभी टीचर्स को बोल दूंगा, सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लास में बताएं कि कितने कितने दिन का कोर्स और बच रहा है, ठीक है जी। चल, गंतव्य आधारित कर है, किस पर आधारित है? ये गंतव्य आधारित कर है। हमने कल भी आपको बताया कि इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है। ये कैसा है? एक बहुचरणीय कर है, बहुचरणीय। हाँ, अभी चालू हो जाएगी, ज्योग्राफी भी चालू होगी, टेंशन ना लो। बहुचरणीय कर है बेटा, एक दिन में जरूरत से ज्यादा क्लास भी नहीं देना चाहते ना, इसलिए नहीं हो रही। मल्टी स्टेज टैक्स है, टाइम पे हो जाएगा, टेंशन ना लो, टाइम से बहुत पहले हो जाएगा आपका तो कोर्स, आपको तो बहुत टाइम मिलने वाला है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज मल्टी स्टेज टैक्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि ये मल्टी स्टेज टैक्स है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। इसके अलावा ये एक मूल्यवर्धित कर है, एक ये मूल्यवर्धित कर है। मूल्यवर्धित कर मतलब इट इज वैल्यू एडिशन टैक्स। जैसे जैसे आप किसी वस्तु में वैल्यू एडिशन करते चले जाएंगे, टैक्स वैसे ही लगता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने ये मार्कर लिया 10 रुपए का, इस पर जरी गोटे का काम करा सुंदर सा और 100 रुपए का बेच दिया, तो मैंने कितने की वैल्यू ऐड कर दी? 90 की। तो अब इस 90 पे भी टैक्स लगेगा इस 90 पर भी टैक्स लगेगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो ये जीएसटी की कुछ विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। अब सर इनमें जो एक इंफॉर्मेशन मैंने देनी थी, मैंने कहा कि जीएसटी एक व्यापक कर है। जीएसटी मैंने आपको क्या लिखवाया, पहले विशेषता क्या लिखवाई? जीएसटी व्यापक कर है। व्यापक कर है मतलब एक एकीकृत कर है, मतलब सभी करों को एक कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब समझिएगा बेटा, इसका मतलब समझिएगा मेरे लाडलों,
इसका मतलब यह है कि जीएसटी में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया। It means that various indirect taxes of center and states were merged under GST. जीएसटी में केंद्र एवं राज्य सरकारों के कई सारे अप्रत्यक्ष कर समाहित कर दिए गए। नीतीश अभी तो बताया, अरे तू लेट आते हो एक तो नीतीश बाबू, अभी तो बताया सारी स्ट्रैटेजी अपनी, कौन कौन सी क्लास कब कब चलेगी, और क्लास भी चलेंगी आपका। जैसे हम चाह रहे हैं कि टारगेटेड कंप्लीट करते चले जाएं, फिर नए सब्जेक्ट लाएं, फिर कंप्लीट करें, फिर नए सब्जेक्ट लाएं, टाइम पे ख़त्म हो, टाइम पे रिवीजन का मौका मिले, उस हिसाब से चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स 15 अगस्त बोली थी तो 15 की 16 होगी, लेकिन ख़त्म कर दूंगा आज। स्टैटिक हो गई, पॉलिटी हो गई, क्या बची? हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, लगभग 5-6 दिन बाद हिस्ट्री कंप्लीट। बची ज्योग्राफी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज बची। ठीक है, तो इतनी टेंशन ना लो, पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए सर, अब सवाल ये आ जाता है हमारे सामने लाडलों। सवाल क्या है? सवाल समझिएगा। सवाल बहुत ही गंभीर आ जाता है कि केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कौन कौन से कर समाहित करे गए इसमें। तो सबसे पहले लिखो केंद्र सरकार के समाहित करे गए केंद्र सरकार के कर। कौन कौन से केंद्र सरकार के कर जीएसटी में शामिल कर लिए गए? कौन कौन से केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर जिन्हें जीएसटी में शामिल कर लिया गया? ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट विच वर इंक्लूडेड इन जीएसटी। तो लिखिए, सबसे पहले आता है बेटा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्र सरकार का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सभी वस्तुओं के उत्पादन पर लगा करता था उत्पाद शुल्क, जिसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। ये किस में आ गया? अब जीएसटी में आ गया। इनफैक्ट स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी इसी में आ गई। इसके अलावा जितने भी उत्पादन शुल्क के विभिन्न प्रकार हैं, चाहे केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो, चाहे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हो, टेक्सटाइल वगैरह पे लगता था, वो भी इसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो टेक्सटाइल पर लगता था, मतलब कपड़ा उत्पादन पर लगता था, वो भी इसी के अंतर्गत आ गया। सेवा कर, सर्विस टैक्स, ये भी किसके अंतर्गत आ गया? जीएसटी के अंतर्गत आ गया। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, इसके अलावा सीमा शुल्क के बारे में मैंने आपको बताया था, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगता है। ठीक है। अतिरिक्त विशेष सेवा शुल्क, विशेष सीमा शुल्क, जिसे कहा जाता है एडिशनल स्पेशल कस्टम ड्यूटी।
एडिशनल स्पेशल कस्टम ड्यूटी जो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगाई जाती है फोन के कारण। ठीक है जी, ये केंद्र सरकार के कर जो जीएसटी में शामिल किए गए। अब बात करते हैं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारों के कौन कौन से कर गायब हो गए? मनोरंजन कर, पहले एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है जी, ये राज्य सरकारों की आय आमदनी का एक बढ़िया अच्छा सोर्स था। शहरों में मूवी वगैरह देखते थे तो सिनेमा के टिकट पर लग जाया करता था। राज्य वैट कर, राज्य बिक्री कर, स्टेट सेल्स टैक्स, इसके अलावा राज्य वैट, राज्य सरकार द्वारा अलग अलग चीजों पर वैट लगाया जाता था, वो खत्म कर दिया गया। स्टेट सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। विलासिता कर, लग्जरी टैक्स, जब आप बहुत ही ज़्यादा बड़ी कोई महंगी गाड़ी खरीदते थे, महंगी विला वगैरह खरीदते थे या महंगे आप कोई सामान खरीदते थे तो उस पर टैक्स लगता था, वो भी जीएसटी के अंतर्गत आ गया। साइंस की, मेरे बात साइंस की चलेगी, मेरे बात साइंस की चलेगी। विलासिता कर, अरे रे, ठीक है। इसके अलावा विज्ञापन कर, विज्ञापनों पर कर, एडवर्टीजमेंट टैक्स, इसके अलावा लॉटरी एवं सट्टेबाजी पर कर, लॉटरी एवं सट्टेबाजी कर, ये पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती थी, अभी लॉटरी और सट्टेबाजी पर कर कौन लगाने लग गया? जीएसटी लगने लग गया, जुए वगैरह पर भी। ठीक है जी, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? चलो जी, तो ये बेसिकली इन करों को सब्ज्यूम किया गया, इन करों को शामिल करा गया जीएसटी के अंतर्गत। ये केंद्र सरकार के और ये राज्य सरकार के, मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। अब सर जीएसटी में दरें कौन कौन सी है? जीएसटी दर कौन कौन सी है? व्हाट आर द डिफरेंट रेट्स अंडर जीएसटी रिजाइम? जीएसटी के अंतर्गत दर कौन कौन सी है ये आपको देखना है। सर जीएसटी में देयर आर सेवरल रेट्स। इफ आई टॉक अबाउट, सबसे न्यूनतम है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये जीएसटी की अलग अलग स्लैब हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसका मतलब कितनी स्लैब है जीएसटी में? आप कहेंगे सर जीएसटी में 5 स्लैब है। हालांकि अपवाद इसमें भी है, जीएसटी परिषद द्वारा गहनों पर एवं हीरे जवाहरात पर अतिरिक्त भार लादा जाता है। अब आपने क्या ध्यान रखना है, 0% के अंडर में कौन से आ रहे हैं? 0% में
जिन्हें आवश्यक वस्तुएं बोलते हैं, आवश्यक वस्तुएं, ये 0% के अंतर्गत आ रही हैं। जैसे कि नमक, दूध, दही। हालांकि दूध दही इस बार जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी में ले आए। 5% में आते हैं नॉर्मल गुड्स, आम वस्तुएं। 12 में आती हैं सौंदर्य वस्तुएं, मतलब यूजुअली बता रहा हूं मैं आपको, इसको ऐसा मतलब रट लेना। 18% याद रखना, 18% में आती हैं सर्विसेज, सेवा। 28% में आती हैं विलासिता वस्तुएं। विलासिता वस्तुएं आती हैं 28% में। ठीक है जी। सर जी जीएसटी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? डायरेक्ट पूछेगा कि जीएसटी में स्लैब कितनी है, जीएसटी में स्लैब की, जीएसटी किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के कौन कौन से कर समाहित हुए, जीएसटी संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ, जीएसटी का अधिनियम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में कब लागू हुआ, जीएसटी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, जीएसटी राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर करा गया, कब जीएसटी की अधिसूचना जारी करी गई, जीएसटी परिषद का, जीएसटी काउंसिल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ। ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर आपके बन जाते हैं बेटा, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें क्लियर है? चलिए सर अब मैं आपको कुछ बता देता हूं। जीएसटी के लिए ऑनलाइन एक अकाउंट बनाया गया, तो उसके लिए एक GSTIN, पहले क्या होता था, फर्म आप रजिस्टर करवाते थे तो उसका टिन नंबर होता था, टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर। तो यहां जीएसटी इंफॉर्मेशन नंबर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर एक 15 संख्या का कोड होता है। क्या होता है? 15 संख्या का कोड होता है, 15 संख्याओं का कोड होता है। इट्स ए कोड ऑफ 15 डिजिट्स। शुरुआती दो जो हैं, शुरुआती दो या 1 2 ही लिख दो, है ना। शुरुआती जो 2 होते हैं वो राज्य को दर्शाते हैं। वो किसको दर्शाते हैं? 15 संख्या है, शुरुआती जो 2 है वो राज्य का कोड होता है। वो किसका कोड होता है? राज्य का कोड होता है शुरुआती 2। इसके बाद में जो होते हैं इसमें बाद में जो 10 संख्याएं होंगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 नंबर होते हैं, ये जो 10 संख्याएं होती हैं, ये टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर होता है। ये क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन नंबर होता है ना फर्म का, वो पैन नंबर होता है। अगली जो 10 संख्याएं होंगी, शुरू की 2 संख्याएं राज्य का कोड होंगी, फिर अगली 10 संख्याएं पैन नंबर होंगे। तेरहवां जो नंबर होगा, ये पैन नंबर का राज्य में
पैन नंबर का कि राज्य में एंट्री दर्शाता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जेड होता है, ये सिर्फ जेड होता है, जेड होता है, सबका ही जेड होगा। 14वां जो नंबर होगा वो हमेशा जेड ही होगा, बाय डिफॉल्ट जेड होता है, अल्फाबेट होगा और जेड होता है। और जो लास्ट का होता है वो चेक सम डिजिट होता है। वो क्या होता है? चेक सम डिजिट होता है। तो इस तरीके से 15 अंकों की संख्या का होता है जीएसटी कोड। जीएसटी दर बता दी। अब भारत में जीएसटी की मैं बात करूं सर, भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को। लेकिन जीएसटी कहां से लिया गया, भारत में कहां से लिया गया? सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ जीएसटी, ठीक बात है, लेकिन भारत ने जीएसटी प्रणाली कनाडा से अपनाई। कनाडा से क्यों अपनाई, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था शायद कि इंडिया इज क्वासी फेडरल, और ये जो क्वासी फेडरल जो टर्म है, ये जो सिस्टम है, ये हम कनाडा से लेकर आए थे। तो भारतीय सरकार अर्ध संघीय प्रणाली पर कार्य करती है, तो वैसे ही कनाडा है, तो कनाडा की जीएसटी प्रणाली भारत ने अपनाई, भारत में जीएसटी आया। अब बात करते हैं सर जीएसटी के प्रकार की। जीएसटी के प्रकार तो मूलतः 2 प्रकार होंगे। एक होता है सेंटर जीएसटी, एक होता है सीजीएसटी। केंद्रीय जीएसटी। एक होता है एसजीएसटी, राज्य जीएसटी। और मेरे लाडलो एक होता है आईजीएसटी, अंतरराज्यीय जीएसटी। हालांकि अंतरराज्यीय जीएसटी का कोई अलग प्रकार नहीं है, ये केवल और केवल, इसके बारे में याद रखिएगा, ये केवल और केवल जीएसटी समझने के लिए, जीएसटी को सुलझाने के लिए एक तरीका है। ठीक है जी। केंद्रीय जीएसटी, एसजीएसटी, राज्य जीएसटी। जब आप देखते हो जैसे 18% जीएसटी लगा, आपने कोर्स खरीदा 18% जीएसटी लगता है, आप वो मतलब आपका यदि 500 का कोर्स है तो 18% मोदी जी के पास चला जाता है। तो इसमें 9% जो होगा वो सीजीएसटी होगा, 9% जो होगा वो एसजीएसटी होगा। तो इस तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता कि 18% केंद्र सरकार भी लगा दी, 18 वो भी लगा दी, तो हम तो पागल हो गए, 36% चला गया सरकार के पास। जीएसटी में अपवाद क्या है, या जीएसटी किन पर लागू नहीं होता? बेटा स्लैब हमेशा आप याद रखना 5 स्लैब ही होंगी। कुछ किताबों में 4 स्लैब दे रखा है, और कुछ मास्टरों ने भी 4 स्लैब बता दिया था, और वो उन्होंने गलती से बता दिया बेचारों ने, उनकी बात का बुरा मत मानना। एग्जाम में पूछा गया था, बालक 4 स्लैब करके आ गए, जबकि भाई 0% भी तो एक स्लैब है। 0% जीएसटी लगना ये कभी नहीं बताएगा कि इस पर जीएसटी लागू नहीं है। मैं ये कहूँ कि इस सेल पर 0% जीएसटी है, इसका मतलब हक तो है इस पे जीएसटी का, लेकिन 0% है। और मैं ये कहूँ कि इस पानी की बोतल पर जीएसटी नहीं लागू है, तो मतलब इस पर जीएसटी का अधिकार ही नहीं है। दोनों बातों में अंतर होता है। जीएसटी में अपवाद लिख लो, जीएसटी किन किन चीज़ों पर लागू नहीं होती। सबसे पहली चीज़ पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, इन पर जीएसटी लागू नहीं होती। सर इसमें लिखा गया है कि जिस दिन जीएसटी परिषद चाहेगी उस दिन पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू कर देगी, जिसमें क्रूड पेट्रोल भी है, कच्चा तेल भी है, जिसमें तमाम चीज़ें हैं। क्रूड ऑयल भी आ जाएगा इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर डीजल भी आ जाएगा।
पेट्रोल भी आ जाएगा, नेचुरल गैस भी आ जाएगा, इसको भी लिख लो, क्रूड पेट्रोल कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, टरबाइन, टरबाइन होता है ना घूमने वाला, नागरिक विमानन ईंधन, सिविल एविएशन फ्यूल, इसके अलावा मदिरा, नारकोटिक्स एंड ड्रग्स, ठीक है जी, याद रखिएगा, मदिरा एवं नारकोटिक्स एवं ड्रग्स पर राज्य उत्पाद शुल्क लगाते हैं। इस पर क्या लगता है? राज्य उत्पाद शुल्क लगाएंगे, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लागू होती है इन पर। पेट्रोलियम, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, इन पर वैट लागू होता है, ठीक है। तो ये जीएसटी में अपवाद है जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता। क्लियर है मेरी बात? अब आ जाओ जीएसटी काउंसिल पर, जीएसटी परिषद पर। सबसे पहले इसके गठन की बात करूं तो इसका गठन 279A किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 279A के अंतर्गत हुआ है। 279A के अंतर्गत हुआ जीएसटी परिषद का गठन मेरे प्यारे लाडलो। यदि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की मैं बात करूं, केंद्र सरकार भी साझा होती है, राज्य सरकार भी होती है, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की यदि मैं बात करूं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं टोटल। वन इज फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और ये अध्यक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं? अध्यक्ष। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं वित्त मंत्री। दूसरे सदस्य की यदि मैं बात करूं तो दूसरे सदस्य होते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, ये जीएसटी काउंसिल के अंदर सदस्य होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर होते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, स्टेट सेंट्रल फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर, वो इसके मेंबर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा सदस्यों की अपन बात करें, बाकी सदस्यों की बात करें, क्योंकि केंद्र सरकार का तो रिप्रेजेंटेशन आ लिया, प्रतिनिधित्व आ लिया। सदस्य सभी राज्य, जितने भी अपने राज्य हैं, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री एवं राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री अथवा उनके द्वारा चयनित कोई व्यक्ति या उनके द्वारा कोई भेजा गया व्यक्ति या सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री। निर्वाचित अन्य मंत्री ये जीएसटी परिषद के अंदर बैठेंगे। क्लियर मेरी बात? क्लियर मेरी बात? तो इसीलिए क्या होता है, टोटल मेंबर्स की बात करेंगे तो 28 इधर हो गए, 3 ही हो गए, 28 31 और 2 33। कुल सदस्य कितने हो गए इसमें? कुल 33 हो गए, ठीक है जी। कुल सदस्य कितने हो गए? 33 सदस्य हो गए। उपाध्यक्ष जो होता है, इनमें से उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। उपाध्यक्ष का चयन कहां से किया जाता है? उपाध्यक्ष का चयन इनमें से एक को,
एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, इनमें से एक उपाध्यक्ष चयन कर लिया जाता है। कोरम की यदि बात करूं, कोरम की यदि बात करूं तो जीएसटी काउंसिल की कोरम होती है 50%। कोरम मतलब कार्रवाई करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो 50%, 33 का 50%। और जो निर्णय जो होगा वो 75% वोटिंग के आधार पर होगा। मतलब 75% लोग यदि एक निर्णय के फेवर में हैं तो वह निर्णय ले लिया जाएगा, अर्थात 3/4 भारित वोट के आधार पर इसमें निर्णय लिए जाएंगे। अर्थात यहां पर राज्य सरकारों की दादागिरी ज्यादा चलेगी, केंद्र सरकार की तरफ से तो 2 ही लोग हैं। ठीक है जी, तो ये है अपना। सर जी इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डलवा, हाँ पीडीएफ डलवा दूंगा, टेंशन ना लो, बना दूंगा मैं। अभी क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं, इस बार के नए क्वेश्चन नहीं बनाए, पिछले तो मैं डलवा दूंगा। आगे चलते हैं हम, इसी के साथ अपना जीएसटी खत्म। अच्छा तुम लोग कमेंट में बताओ मुझे आपको कैसा लगा जीएसटी कैसी लगी, मतलब पढ़ के कैसा लगा जीएसटी, सही लगा, समझ में आया ना? समझ में आई? बोलो भाई बोलो। बोलिए सर बोलिए। बोलेगा भी कोई? बढ़िया, मस्त सर जी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, तो ये था जीएसटी। अब आगे चलते हैं। भारत में देखो कुछ होमवर्क दे रहा हूं। सबसे पहले तो होमवर्क, आपको कुछ योजनाएं तैयार करानी है। हालांकि ये योजनाएं मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं एग्जाम से पहले पढ़ाऊंगा ताकि आप भूलो नहीं। लेकिन होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इन योजनाओं के बारे में आपको लिखना है, हर डिटेल लिखनी है। वो भी पूछ लूंगा मैं क्या क्या लिखनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसके अलावा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मैं कहीं लिख के लाया था यार, कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ जी, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
स्टैंड अप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया, ई विज मिशन परियोजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इन योजनाओं के बारे में आपको होमवर्क करना है। क्या क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन एग्जाम के पास पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा। कब लॉन्च की गई, आपको क्या क्या होमवर्क में क्या करना है। होमवर्क नहीं कर रहे हो तुम लोग, होमवर्क नहीं करोगे तो सफलता कैसे मिलेगी बेटा। कब लॉन्च करी गई, किसके द्वारा। यदि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री हैं तो जरूर याद रखना, बाकी कोई छोटा मोटा मंत्री हो तो फिर याद नहीं रखना। किसके द्वारा, कहां पर सर्वप्रथम, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, योग्यता क्या है। जैसे अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष है, ऐसे। 7 लाभार्थी कौन है। इन 7 पैमानों को जरूर लिखना। ये आपको होमवर्क में इन 11 योजनाओं के बारे में कार्य करना है। क्लियर है मेरी बात। इतनी बातें कर लोगे, इतनी बातें कर लोगे तो फिर तो बात ही अलग है। बताओ जी। इतनी बातें कर लेंगे ना हम लोग, या नहीं कर पाएंगे। नई आर्थिक मैंने करवाई थी, नई आर्थिक नीति तो करवा दी। ठीक है जी, चलिए कुछ और कर लेते हैं। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देता हूं। आपको कुछ योजनाओं के बारे में अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। आ जाइए। बार बार इस सरकार में एक चर्चा देखने को मिलती है एमएसएमई कि सरकार एमएसएमई के लिए ये कर रही है, सरकार एमएसएमई के लिए वो कर रही है। एमएसएमई का मतलब क्या है? तो एमएसएमई को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे कि पीएलआई स्कीम चलाई गई, बड़ी फेमस महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए चलाई गई। अब समझिए ये कि सर इनकी परिभाषा बदली, इनकी परिभाषा में परिवर्तन हुआ है, इनकी परिभाषा में परिवर्तन हुआ है। पहले
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए परिभाषा कुछ अलग हुआ करती थी। और पहले जो वर्गीकरण किया गया था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का, इसमें विनिर्माण और सेवा उद्योग का अलग अलग वर्गीकरण था। इस वाले वर्गीकरण में इन सभी चीजों को हटा दिया गया। अब देखो भाई, अब जो वर्गीकरण किया गया है, चलो एक टेबल बनाते हैं, अच्छे से समझा देता हूं ना। एक टेबल बनाते हैं बेटा, टेबल बनाओ अच्छे से बढ़िया सी, ये लो ना दी। एक तरफ लिखेंगे उद्योग और दूसरी तरफ निवेश एवं टर्नओवर। ठीक है, बस ये टेबल याद रख लेना, ये नई परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, सबसे पहले सूक्ष्म उद्योग, जिन्हें बोला जाता है माइक्रो इंडस्ट्रीज। सूक्ष्म उद्योग कौन से होते हैं? तो सूक्ष्म उद्योग वह उद्योग होते हैं जिनमें निवेश अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक का हो और वार्षिक टर्नओवर या एक साल में लेन देन जो हो रहा हो वो 5 करोड़ तक का हो रहा हो। निवेश से 5 गुना चलेगा टर्नओवर, ऐसे याद रखना। निवेश से 5 गुना चलेगा टर्नओवर। निवेश 1 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक। दूसरी तरफ लघु उद्योग में कौन से आएंगे? स्मॉल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आएंगे? जिनमें निवेश 10 करोड़ का हो, निवेश 10 करोड़ रुपए तक, वैसे तो करोड़ लिखे भी नहीं जाते, रुपए तक का हो, या टर्नओवर जो हो वो 50 करोड़ रुपए तक का हो। उसको क्या कहेंगे? लघु उद्योग कहेंगे भाई। उसे क्या कहेंगे? लघु उद्योग। मध्यम उद्योग किसे कहेंगे? ये नाम में ही मध्यम है, लघु है, अपने से तो बहुत बड़े हैं। निवेश, मध्यम में निवेश की जो सीमा होती है वो होती है 50 करोड़ तक, 50 करोड़ तक। और टर्नओवर की सीमा कितनी होती है? 250 करोड़, 250 करोड़ तक। ठीक है जी, मतलब निवेश से टर्नओवर 5 गुना कर देना। 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट किया तो आपका उद्योग क्या कहलाएगा? माइक्रो कहलाएगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश का है तो आपका उद्योग क्या कहलाएगा? लघु उद्योग कहलाएगा। और 10 करोड़ से आपका 50 करोड़ के बीच में निवेश हुआ है तो आपका उद्योग क्या कहलाएगा? मध्यम उद्योग कहलाएगा। और वैसे ही सेम टर्नओवर का है। ठीक है जी, तो ये एक नई परिभाषा दी गई एमएसएमईज की, मध्यम एवं लघु उद्योगों की एक नई परिभाषा यहाँ पर दी गई। क्लियर है मेरी बात? ये बात याद हो जाएगी। मैं आपको कुछ अतिरिक्त चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, आ जाइए सर। चलो, एक अधिनियम बता देता हूं, दिवाला एवं शोधन असक्षमता अधिनियम। दो 2016, ये आपको याद रखना है। दिवाला एवं शोधन असक्षमता अधिनियम क्या है? बेसिकली बैंकों को बहुत सारे
उद्योग लोन वापस नहीं चुका रहे थे, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते थे, या उनसे पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, एनपीए की लगातार सीमा बढ़ती जा रही थी, इसलिए लाया गया दिवाला एवं दिवालियापन अधिनियम 2016। माफ कीजिएगा, इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था, तो अधिनियम जो आया 2018 में आया। ठीक है, इसके कुछ अहम बातें याद रखना, बाकी सारी डिटेल यूपीएससी नहीं है, इतनी डिटेल आपको पूछने वाले को भी नहीं पता। ठीक है, दिवाला और दिवालापन की प्रक्रिया को 270 दिन कर दिया गया। दिवाला एवं, पहले 180 दिन हुआ करता था, दिवाला एवं दिवालियापन की प्रक्रिया को 270 दिन के गया। पहले कितना था? 180 दिन था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 270 दिन। मतलब 270 दिन में दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। दिवालियापन यदि होता है तो वो उसका डिसीजन वहां से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य समझदारी थी वो इसी तरीके से थी, और इसीलिए मेरे प्यारे लाडलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करी गई। बोर्ड की सबसे पहले तो देखो स्थापना कब करी गई, इसकी भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, इसको बोलते हैं IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसे? IIBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को करी गई। एक अक्टूबर 2016 को इसकी स्थापना कर दी गई। बाकी इसके अध्यक्ष कौन है, वो अध्यक्ष आपको होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहीं पर अपनी इन चीजों को विराम देते हैं। कृषि कानून नए, चूंकि कृषि कानून लागू नहीं हो रहे, तो उस कृषि कानून के बारे में पढ़ना अब कोई बेमानी होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? इसी के साथ बेटा कोई भी डाउट हो, PDF आपको सारी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको, प्रैक्टिस पेपर आपको मिल चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आपके चलते रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर मिल गए हैं, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो और बाकी आप कहोगे सर आपने श्रम सुधार नहीं करवाए। आर्थिक सुधार तो करवा दिया, आर्थिक सुधार तो मैंने डिमोनेटाइजेशन वगैरह करवाया, वो आर्थिक सुधार के अंतर्गत आएगा, GST उसी के अंतर्गत आएगा। और एक कृषि सुधार, बेटा कृषि सुधारों के अंदर अभी कुछ बचा नहीं है, नए कृषि सुधार कानून है नहीं, पुराने कृषि अधिनियम। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के लिए मैं योजनाएं करवाऊंगा, और वो परीक्षा से जस्ट पहले करवाऊंगा। ठीक है, कहाँ करवाऊंगा वो मैं बता दूंगा, क्योंकि उसके अंदर बस श्रम सुधार के लिए भी योजनाएं हैं, योजनाएं अच्छे से एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, और नहीं तो PDF यहाँ तो डलवाई दूंगा, इस दर तो मैं डलवाई दूंगा। बाकी मुझे याद नहीं रहे तो मुझे याद जरूर दिला देना, आपको चाहे मैं नंबर दे देता हूँ, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या आ रही हो तो इस नंबर पर बता देना। ठीक है, और कोशिश करा करो, यदि एक बार में फ़ोन नहीं उठाया तो दूसरी बार उठा लूँगा, मैसेज करने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं भी कई बार फ्री नहीं होता ना। ठीक है, तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा आराम से। चलिए, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और बहुत ही बढ़िया क्लास लगी, बहुत ही बढ़िया बैच लगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आया। और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। यूट्यूब पर मैं बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस वीडियो वाले और लेकर आऊँगा, तो उनको भी देखते रहिएगा चाहे, और कोशिश करिएगा। बस अब रख दो, फिर बाद में रिवीजन करना इसका, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, और सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। जीवन में आप अपना कुछ अच्छा करना, इंसान अच्छे ज़रूर बनना, बाकी तो सब हो ही जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।